नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 23 मार्च को पटना में महागठबंधन की एक बैठक हुई थी, जिसके बाद वहां तय हुआ था कि एक और बैठक होगी और अब वो बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने जा रही है। जो पटना बैठक हुई थी उसका नेतृत्व कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कर रहे थे। उन्हीं ने सभी को बुलाया था, इन्वाइट किया था और सभी लोग एकजुट हुए थे वहां पर। अब ये जो बेंगलुरु में बैठक हो रही है, इसके लिए निमंत्रण दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस कह रही है कि आप आइए और मिल बैठकर बातचीत करते हैं, 24 के लिए एक प्लान बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पीछे हट गए हैं और कांग्रेस आगे आ गई है, और उसका भी नेतृत्व कहीं ना कहीं सोनिया गांधी करती हुई नजर आएंगी। तो इन सब जो बदलाव है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या रणनीति अब बन रही है, किस तरह से कुनबे बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ एनडीए का कुनबा भी लगातार बढ़ना शुरू हो गया है, वहां पर भी कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, सोनिया गांधी के हाथ में कमान, और अब जो बैठक होने जा रही है वो अब नया रूप लेती हुई नजर आएगी। 18 तारीख इस महीने की वो एक निर्णायक दिन भारतीय राजनीति में होगा। अच्छा, उसकी खास वजह यह है कि 18 जुलाई को देश के दो बड़े शहर दिल्ली और बेंगलुरु, इन दोनों जगहों पर आपको दो परस्पर विरोधी गठबंधन अपने सहयोगियों के साथ इस बात पर बैठक करते हुए दिखेंगे कि 2024 की लड़ाई कैसी लड़ी जाए, कैसे जीती जाए। ये अमूमन नहीं होता है कभी कि पक्ष प्रतिपक्ष दोनों एक ही मुद्दे पर एक ही दिन बैठक करें। बस जगह बदली हुई है और पात्र बदले हुए। तो ये हो रहा है क्योंकि सामने चुनाव है, और जाहिर है कि पटना की बैठक जो है वो टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई इस मायने में कि अभी तक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने कभी यह ज़रूरी नहीं समझा कि एलाइज जो हैं उनके लिए इस तरह से विशेषकर एनडीए की बैठक बुलाई जाए। बहुत दिनों से बैठक ऐसी हुई नहीं थी एनडीए की, लेकिन ये उसी तारीख को बैठक हो रही है जिस तारीख को कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की बैठक होने जा रही है। लिहाजा पटना की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक ये जल्दीबाजी दिखी, एक बेकरारी दिखी कि जितने आप एलाइज हैं उनको जोड़िए और सबों को जमा करिए दिल्ली में 18 तारीख को। और इस बात को देखते हुए देखिए कैसे विपक्ष का जो गठबंधन है उसमें 15 दल मिले थे पटना की बैठक में, और संख्या के लिहाज से उस आंकड़े को बढ़ाया गया है और कांग्रेस ने 24 दलों को चिट्ठियां भेजी हैं। 24 में 24 वाला फॉर्मूला, तो 24 में 24। अब इसमें 8 तो जो दल हैं वो केरल और तमिलनाडु में छोटे छोटे जो दल हैं वहाँ, उन सब को उतना सम्मान दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिनके कि कोई लोकसभा सांसद नहीं है उनको भी बुलाया जा रहा है। तो एमडीएम के, वीसी के, इस तरह के दल, केरला कांग्रेस, छोटे छोटे दल तमिलनाडु और कांग्रेस से उनको बुला लिया गया। और एक दल जिसकी गैर मौजूदगी बहुत खली थी पटना में लोगों को और लगा कि कुछ गड़बड़ है, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी। जाट राजनीति में आज की तारीख में अगर कोई नंबर 1 की पार्टी है तो राष्ट्रीय लोकदल है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और उसके बाद अब चौधरी जयंत सिंह, इनकी अपनी एक पकड़ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 से 20 सीटों के बीच, जहाँ जहाँ जाट बहुल क्षेत्र है। तो जयंत चौधरी भी इस बार बेंगलुरु में मौजूद होंगे। तो 24 में 24 का फॉर्मूला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे 2004 में सोनिया गांधी ने यूपीए अलायंस बनाई और उसके बाद वो अलायंस अटल जी की सरकार को हटाने में सफल हुई थी, इस बार फिर से बेंगलुरु की बैठक में होस्ट के तौर पर सोनिया गांधी रह सकती हैं। इसी शो में आपने इस बात का जिक्र भी किया था जब हम लोग पटना बैठक के बारे में बात कर रहे थे, तो कि अगली बैठक में हो सकता है ट्रेन से कई यात्री उतर जाएं। आम आदमी पार्टी
का जो रुख है अभी तक, वो लग रहा है वो सस्पेंसफुल है मामला वहाँ पर, कि वो उतर सकते हैं, वो पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो कांग्रेस अगुवाई कर रही है। अभी तक तो चलिए नीतीश कुमार के बुलावे पर वो पहुँच भी जाते हैं, अब तो खड़गे जी बुला रहे हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी की आपने बात की, मुझे ये लगता है कि कहीं कोई ऐसी बारीक बात है, उसको क्या अरविंद केजरीवाल मिस कर रहे हैं, ऐसी धारणा विपक्ष के नेताओं में बन रही है। कुछ विपक्ष के नेताओं से मुलाकात हुई तो उनका ये कहना था कि लड़ रहे थे बीजेपी के खिलाफ अरविंद जी, अचानक बीजेपी के खिलाफ लड़ते लड़ते वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। तो मामला बड़ा साफ है। देखिए, केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि जो दिल्ली वाला अध्यादेश है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और जाहिर है कि वो संसद में भी आएगा जब 20 तारीख से संसद बैठेगी, उस पर कांग्रेस ये ऐलान कर दे कि साहब हम केजरीवाल जी के समर्थन में खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि हम इस बात की घोषणा और फैसला उसी दिन सुबह में करेंगे, जो अमूमन होता है कि किसी भी जो लिस्ट ऑफ बिजनेस होती है हाउस में, क्या आने वाला है उसका एक लिस्ट आ जाता है, और जिस दिन वो आएगा उस दिन हम सुबह बैठते ही हैं सदन के पहले, और हम फैसला लेते हैं कि भाई इस बिल पे क्या होना है, इस बिल पे क्या होना, हम उसी दिन ले लेंगे। कांग्रेस ये चाहती है हमको ब्लैकमेल मत करिए, आप हमें मजबूर मत करिए कि भाई आप आज ही लो फैसला, ये फैसला का ऐलान करो। पर इस बीच देखिए क्या है कि एक तो ये इरिटेशन की वजह है, तलखियों की वजह है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। उसी बीच ये घटना भी घट गई है कि कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री रहे ओपी सोनी पंजाब में, उनको स्टेट विजिलेंस ने करप्शन के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब ये गिरफ्तारी हो गई है और कांग्रेस वाले नाराज हैं कि ये राजनीतिक कदम है। हाँ। तो एक तरफ ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार तो वहां पर भगवंत मान साहब की है, आम आदमी पार्टी की है, तो एक तरफ ये स्टेप लिए जा रहे हैं, दूसरे हमसे आप समर्थन भी मांगते हैं। तो जो कांग्रेस की दुविधा है कि दिल्ली, गुजरात, पंजाब जैसे यूनिट्स उनके जो हैं वो बड़े नाराज हैं, कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व से कि साहब आप इनको सपोर्ट मत कीजिए। अब राष्ट्रीय पार्टी के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है कि उसकी राज्य इकाइयां कुछ कहती हैं, केंद्र की राजनीति कुछ कहती है, इन दोनों के बीच उसे फैसला लेना होता है। तो मेरी जो जानकारी और मेरा जो आकलन है उसमें कांग्रेस अंततोगत्वा आम आदमी पार्टी का साथ देगी, वो विरोध करेगी अध्यादेश का, लेकिन वो इसे प्रचारित नहीं करेगी। वो कहेगी कि संघीय ढांचे में हमारा विश्वास है और ये संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला अध्यादेश है और हम इसके खिलाफ जाते हैं। वो ये कहते हुए नजर नहीं आना चाहते कि केजरीवाल जी का हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो 3 यूनिट्स हैं, चाहे वो गुजरात वाले हों कांग्रेस के, चाहे वो पंजाब वाले हों, चाहे वो दिल्ली वाले, बड़े नाराज हो रहे हैं। तो उन्हें भी ध्यान में रखना है। पर समस्या ये है कि अगर अपने राज्यों के मसलों को आप जो लार्जर ऑपोजिशन यूनिटी बन रही है, जो वृहत विपक्षी एकता का बैनर है, जिसकी कल्पना पटना में हुई थी और जिसका अगला कदम होगा बेंगलोर, अगर अपने व्यक्तिगत राज्य वाली समस्याएं आप इस पर थोपते रहेंगे तो फिर ये कभी आकार नहीं ले पाएगा। केजरीवाल जी केसीआर की राह पर चल पड़े हैं। केसीआर भी तो कुछ ऐसा ही राजनीति कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि तेलंगाना में, क्योंकि इलेक्शन होने हैं, तो अभी फिलहाल के लिए कांग्रेस जो है सामने हमारे खड़ी है वहाँ पर, और हम उनके साथ अलायंस कर लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। ज़मीन जो है उनके साथ साझा करनी पड़ेगी। राहुल गांधी भी अभी गए तो सीधे केसीआर का नाम लेकर कि हमले बोलने लगे, और बिल्कुल उनकी पार्टी का जो नाम उन्होंने चेंज किया उसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया उन्होंने। तो ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए हिमांशु, ये तो होगा और ये मुश्किलें आएंगी। आप केवल तेलंगाना की ही बात क्यों कर रहे हैं, बंगाल की बात करिए। जो हिंसा हुई बंगाल में उसके शिकार तो कांग्रेस वाले भी हुए,
बिल्कुल। सीपीएम भी हुई, दोनों तरफ से लोग मरे। तो यही कहना है राज्य इकाई का कांग्रेस का कि ममता बनर्जी अन्याय कर रही हैं, लोगों को मरवा रही हैं, वरना ये चुनाव वो नहीं जीत पाती, या इस तरह से नहीं जीत पाती जिस तरह से पंचायत चुनाव उन्होंने जीता है, जिन मार्जिन से, जिन आंकड़ों से वो जीती हैं। अब मैंने एक चीज़, और ये आपने भी मार्क किया होगा, देखा कि चाहे जैसी भी स्थिति रही हो बंगाल में, वहाँ हिंसा की जैसी भी दास्तानें सामने आई हों, कांग्रेस की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से उसकी भर्त्सना नहीं की गई। क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है ना ममता जी की तरफ से, जब पहले बात कर रहे थे कांग्रेस वाले थोड़ा हमलावर थे चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर, तो ममता जी ये कह रही थी कि आप ऐसा करेंगे तो फिर हम साथ नहीं आएंगे। तो उसका असर हो गया है। इसका अर्थ ये है कि राज्य वाली जो समस्याएं हैं उसको आप, ये जो लार्जर ऑपोजिशन यूनिटी बन रही है, इस पर मत थोपिए। कांग्रेस चुप रही, एक आध लाइन खड़गे साहब ने कहीं बोला तो बोला, और वो भी बड़े बचा करके। अब देखिए कि एक परिपक्वता इसे ऑपोजिशन यूनिटी के लिए कह सकते हैं। हालांकि जो हुआ बंगाल में वो रिप्रेहेंसिबल है, वैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर सीपीएम के रूल में इस तरह से हुआ करता था और ममता जी उसका विरोध करती थी, तो फिर उनकी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, बंगाल के चुनाव आमतौर पे देखिए तो वो वायलेंस क्यों होता है वहाँ? हाँ बिल्कुल, रक्त रंजित होता ही होता है, वहां पे वायलेंस होना ही होना है अगर इलेक्शन है। तो ये वहाँ की एक परिधि बन गई है। ये रणनीतिक रूप से खामोश रहने की बात ऑपोजिशन यूनिटी के लिए, चलिए ठीक है, नैतिक रूप से तो सही नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। ठीक उसी प्रकार आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल को ये संदेश पहुंचाया गया कि आप प्रेशर न लगाएं कांग्रेस के ऊपर। तो जो उन्होंने शुरुआती बयान दिया, उसके बाद से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, और उन्होंने नहीं आऊँगा ये अभी तक नहीं कहा है। तो इस बैठक में संभवतः ये एक नतीजे के तौर पर बात सामने आएगी कि राज्यों में हो सकता है कि हमें एक दूसरे से कंटेस्ट करना पड़े, लेकिन यहाँ बात लोकसभा की हो रही है, लोकसभा चुनाव 2024 की हो रही है, और यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ हैं या एक दूसरे के खिलाफ हैं, इसको तय करने की ज़रूरत है। अब वो अगर वहाँ पर बैठकर बात नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, उससे पहले ही शर्तें लगाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं 2019 वाला हाल हो जाना है। हो जाएगा, यही होगा। लेकिन सोनिया गांधी का जो आना है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कर्नाटक में भी वो आई और थोड़ी देर के लिए उन्होंने मंच पर अपनी बात रखी, हालांकि उन्होंने कोई पब्लिक रैली नहीं की, लेकिन वो आई। इस बार भी वो दूसरी बार जब ये बैठक होने जा रही है तो आ रही हैं। उनका आना, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन उनका आना अपने आप में ये दिखा रहा है कि बड़ा भाई जिसको होना चाहिए अब वो असल में खुलकर सामने आ रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने खेमेबंदी करनी शुरू कर दी है उसने, और तमाम जो जहां पर अलायंस हो सकते हैं उन सबको टटोलना शुरू कर दिया है। देखिए, सोनिया गांधी की जो विपक्षी राजनीति में हैसियत है वो ऐसी है कि उन्हें सभी दलों से सम्मान प्राप्त होता है। सोनिया गांधी की जो शख्सियत है वो ऐसी है कि गांधी परिवार में जितने भी लोगों ने राजनीति की, उसमें सोनिया गांधी एक ऐसी राजनीतिज्ञ हुई जिन्हें गठबंधन की राजनीति साधनी पड़ी। इसके पहले राजीव जी को नहीं साधनी पड़ी थी, बहुमत की सरकार लेकर आए थे। उसके पहले इंदिरा जी को भी कभी गठबंधन की सरकार नहीं बनानी पड़ी थी, नेहरू जी को तो कतई नहीं बनानी पड़ी थी। तो पहली गांधी परिवार की सदस्य हैं जिन्हें 2004 की वो रणनीति तैयार करनी पड़ी, जिसमें कि कई दल मिल करके एक गठबंधन बनाए जिसका नाम यूपीए पड़ा, और वो शिवजी की बारात की तरह थी। उसमें हर तरह के दल थे, उनके अपने कंटेंशियस इश्यूज थे। आप देखते लेफ्ट वालों को तो ऐसे बिहेव करते थे। उनके 63 सांसद थे उस वक्त, जो कि अविस्मरणीय है, पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। 63 सांसद जो थे वो ऑपोजिशन का काम करते थे, सरकार के हर कदम का वही विरोध करते थे। बाद में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर पाता था। मैंने देखा कई मुद्दों पर, चाहे वो लेबर लॉज हो, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी की बातें हो,
वो हमेशा जो है वो एक ऑपोजिशन मोड में रहते थे, वो सरकार में भी शामिल नहीं हुए थे, केवल स्पीकर का पद उन्होंने लिया था, सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे। तो उस गठबंधन को सोनिया गांधी ने चलाया, वो संयोजक कन्वीनर जैसी कोई पद, 2 बार चेयरपर्सन थी और वो चलाया उन्होंने। लालू यादव जैसे लोग उसमें शामिल हैं, उन्होंने सबको साध करके चला लिया। बाद में समाजवादी पार्टी वाले भी आ गए 2008 से 9 के बीच में। सब कुछ चलाने में उन्हें एक महारत हासिल है, उनका अपना राजनीतिक वजन भी है। तो उनकी मौजूदगी जो है इस पूरे कार्यक्रम को एक अपना, यूँ कह सकते हैं, रुतबा देगी। और यहाँ से फिर अगला जो कदम होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसमें जो कन्वीनर होगा, संयोजक होगा, और इसका नामकरण हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं पीडीए, है ना, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस या पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस, कुछ इस तरह का नाम आ जाएगा। पीडीए अगर मान लीजिए नाम हुआ तो इसका कन्वीनर कौन होगा, संयोजक कौन होगा, क्योंकि कभी नीतीश बाबू चिट्ठी भेज रहे हैं तो कभी खड़गे साहब चिट्ठी भेज रहे हैं। अगली बैठक में संयोजक भेजेंगे, चाहे बैठक जहां भी हो, वो जयपुर में हो, वो शिमला में हो, वो चेन्नई में हो, लेकिन चिट्ठी किसके थ्रू जाएगा, तो संयोजक के थ्रू जाएगा। सोनिया गांधी का बैठक में होना या फिर वहां शामिल होना एक सीरियसनेस, जो गंभीरता है, उसको भी बढ़ाता है, और दूसरा इस बात पर भी मोहर लगाता है कि हाँ, ये जो आप पीडीए का जिक्र करें या फिर महागठबंधन, जो भी नाम दे लें, वो 2024 में बनने जरूर जा रहा है, और उसमें कांग्रेस एक बड़े भाई के तौर पर शामिल रहेगी। ये इस बात पर मोहर लगती है। अब कोई हो सकता है ट्रेन से उतर जाए तो वो वाली बात हो जाए। देखिए, मैं तो कुछ नेताओं को व्यक्तिगत कैसे सुना हूं, जैसे ममता बनर्जी हैं, तो ममता बनर्जी सोनिया गांधी से कब में किसी की बात नहीं मानती हैं, लेकिन सोनिया गांधी का सम्मान करती हैं वो। उसी प्रकार अब जैसे अखिलेश हैं, उनके लिए बहुत वरिष्ठ हो जाती हैं सोनिया गांधी, उनके पिता के साथ वो काम किया करती थी। वो बातें जब कही जाएंगी, सोनिया गांधी के द्वारा एड्रेस किया जाएगा, तो जाहिर है कि उसका एक अपना असर पड़ेगा। पर मत भूलिए कि सब चीज़ के आखिर में अपने हित होते हैं, बिल्कुल, और जिनके राजनीतिक हित जैसे सधेंगे वो वैसा ही काम करेंगे। अखिलेश ने अभी हाल ही में कहा कि गठबंधन जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको मजबूत ही बनाते हैं, कमज़ोर भी करते हैं, और दूध का जरा छाछ फूक फूक कर पीता है। पिछले 2 मौके ऐसे आए उनके जीवन में, 2019 के चुनाव जब बसपा से उन्होंने किया गठबंधन, 2017 के चुनाव जब कांग्रेस से किया उन्होंने गठबंधन, दोनों गठबंधन में उन्हें नुकसान हुआ। और इस बार तो कहा जा रहा है जयंत भी जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। हालांकि कहा जा रहा है कि ओपी राजभर भी उसी राह पर निकल चले हैं। ओपी राजभर चले गए, लेकिन जयंत चंद्रशेखर जो वहां पर है, चंद्रशेखर आजाद, वो इतनी बड़ी, मतलब उनको बहुत बड़ी हस्ती तो नहीं कहेंगे राजनीति में, लेकिन उनका भी प्रभाव है, वो भी इधर उधर हिल सकते हैं अगर मौका पड़ा तो अखिलेश के साथ में कोई ऐसा वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अकेले ही खड़े नजर आते हैं, ऐसे देखें तो। देखिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बड़े राजनेता हैं, उनसे लोग जुड़ना चाहते हैं जब तक कि अखिलेश से बेहतर ऑप्शन न मिल जाए। हाँ, या तो मायावती जी अपने आप को इतना स्ट्रांग, मायावती जी आज की तारीख में अखिलेश के बराबर नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है, सही बात है। अखिलेश यादव तमाम फेलियर्स के बावजूद वो लड़ते हुए नजर आए हैं, और आज इसी जुझारूपन का नतीजा है कि 100 से ज़्यादा सीटें उन्हें राज्य की जनता ने दी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनके गठबंधन ने 15 सीटें उत्तर प्रदेश की जीती थी। नहीं, वो अखिलेश यादव सीरियस भी नजर आते हैं, इसीलिए वो विधानसभा में बैठते हैं, वो जाकर संसद में नहीं बैठते हैं। ये एक सीरियसनेस उनके अंदर नजर आती है कि राज्य की पॉलिटिक्स को लेकर। पर उनकी समस्या अब ये हो गई है कि वो कांग्रेस को जगह नहीं देना चाहते हैं, कांग्रेस को स्पेस नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो गैर भाजपा मत है, खासतौर पर अकलियतों के मत, मुस्लिम वोट बैंक में डिवीजन शुरू हो जाएगा। अभी एक मुश्त उन्हें मिल रहा है, और जैसे ही किसी को गठबंधन सहयोगी बनाया, बड़े दल को, जैसे कांग्रेस है, तो एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि अब एक आज ही सर्वे आया है CSDS का, जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी को टक्कर देने वाले विपक्ष के चेहरे में सबसे बेहतर चेहरा कौन है,
तो राहुल गांधी आ गए उसमें 37% पर, और बहुत पीछे है अरविंद केजरीवाल 11% पर, और अखिलेश तो 4-5% पर ही है। सामान्यतः अगर देखें तो देश में किसी भी आम नागरिक से आप पूछिए तो वो देखता इसी तरीके से है कि मोदी जी हैं और राहुल जी हैं। वो कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ, वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। राहुल जी का कद बहुत ज्यादा है और बाकियों का छोटा है। ये तो मान लीजिए, इस बात से ज्यादा बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर वो रसूख अपना इस्तेमाल करती है। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह भी है कि हाल के दिनों में राहुल गांधी के भीतर वो एक वजन और स्थायित्व भी आया है। उनकी पॉलिटिक्स, उनकी नीतियां जो हैं वो लोगों को अच्छी लगने लगी भी हैं। तो ये डर एक जाहिर है कि उनके अंदर होगा जब वो बेंगलोर पहुंचेंगे अखिलेश यादव, और इस डर को कैसे उनसे निकालती है कांग्रेस, ये उसके लिए चुनौती है। होस्ट है कांग्रेस। एनडीए के अंदर खलबली तो मची है पटना वाली बैठक के बाद। अब ये 17-18 को एक और बैठक होने जा रही है। ये और भी ज़्यादा खलबली या फिर कहें एक कुलबुलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ाएगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ें हो रही हैं। देखिए, मेरा मानना है कि कुलबुलाहट तो दोनों तरफ बढ़ेगी, अकेली एनडीए में ही बढ़ेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में ऑपरेशन हुआ है तो, और शरद पवार पटना की बैठक से लेकर के बेंगलुरु की बैठक आते आते उनका तो एक यूँ कहें कि राजनीतिक वजन ही कम कर दिया। मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी तोड़ करके और लेकर चले गए बीजेपी वाले, उद्धव की पार्टी जैसे तोड़ के पहले चले गए थे। तो ये होता ही है कि आप अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे, आप दूसरे को क्या करेंगे। हाँ, वही चीज। तो शरद पवार तो दूसरे रूप में आपको वहां नजर आएंगे, ये तो है ना। उसके बाद तेजस्वी यादव के सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया है लैंड फॉर जॉब मामले में, और वो जब वहाँ पहुँचेंगे तो उनके बारे में कुछ लोग अच्छे शब्द बोलने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन हकीकत है कि एक बहुत बड़ा केस उनके खिलाफ लगा हुआ होगा। तो इस तरह की विसंगतियां तो हैं इस बार की बैठक में। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा कितना बड़ा होता है, एनडीए कितना बड़ा होता है, ये एक विषय है, लेकिन दूसरा विषय है कि ये जो पीडीए का कुनबा है, ये जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला कुनबा है, इसमें भी बहुत सी विसंगतियां हैं, बहुत सी भ्रांतियां हैं। और अच्छी बात यह है कि एक साथ बैठने में सफल हुए हैं। बुरी बात यह है कि इन विसंगतियों से ऊपर उठने का बहुत सीधा उपाय कोई नहीं दिखता है, क्योंकि हर दल हर दूसरे दल से लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मान रही है। बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस मिलकर के ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं, ममता इन दोनों को जगह देने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव को कांग्रेस पसंद नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस अखिलेश यादव को पसंद नहीं कर रही है। सबों को लगता है कि कुछ न कुछ टूट फूट है, पर इन सबको पीछे छोड़कर, राज्य की राजधानियों में और राज्य की सीमाओं में ही छोड़ करके अगर बेंगलुरु पहुंचा जा रहा है, और वहां क्या इस तरह का एक दृश्य बनेगा जिसमें सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ करके राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल ऑपोजिशन बना सकें, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी उसमें कितना सहायक होती है, ये भी देखना पड़ेगा। चलिए, 2024 को लेकर गोलबंदी तो हो रही है, मैदान में हर कोई उतर चुका है और हर किसी के पास अपनी अपनी तलवार है। तलवार मायने ये कि हर किसी के पास अपना जनाधार है। वो राज्य में नेता हो सकते हैं, बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात आती है तो कांग्रेस ही नज़र आती है। और अब क्योंकि कांग्रेस ने उसे अपहोल्ड कर लिया है, उसने कमान को थाम लिया है, तो ऐसे में स्थितियां अब और ज़्यादा मजबूत होती हुई क्या नज़र आएंगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।